हेलो नमस्कार, दिस इज राकेश, आप सभी का मेंटर ड्रोन एकेडमी तरफ से। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज 8 ऑफ जून को आरएनसी का पेपर हो चुका है और आरएनसी का जो पेपर है आज उसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के पेपर को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एवरी ईयर से बहुत ही डिफरेंट आया है। यस, अभी डिफरेंट ईजी है या हार्ड है, पेपर को एनालिसिस करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन उसको करते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं वो अच्छे सॉल्यूशन कर सकें और अपने आंसर्स को मैच कर सकें। सो ये वीडियो मोर एंड मोर बच्चों को शेयर कीजिए जो भी एग्जाम दे करके आए हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आरएमसी का जो मैथ्स का पेपर है, जो कि जून 2024 इट मीन्स 8 ऑफ जून को हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस। सो इट मीन्स 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आफ्टर दैट पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हैं। यस, ये पुराना पैटर्न ही है जो मैथ्स का पहले एग्जाम में आते थे हमारे आरएमसी एग्जाम में, वही पैटर्न है। बस लास्ट ईयर और वी कैन से कि दिसंबर में पेपर थोड़ा डिफरेंट आया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस आए हुए थे। सो यूज ऑफ कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है और पाई की वैल्यू 22/7 अज्यूम करनी है। सो पार्ट ए सॉल्व करते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। The sum of the digits of two-digit number is 30. The number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 27. Find the number. बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है और सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से है। यस, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हो बुकलेट से तो आपको ये क्वेश्चन इजिली बन जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फिर से पूछा हुआ है। और जो प्रीवियस ईयर के बुकलेट्स है, अभी आज शाम तक हम अपने जो जून 2024 के पेपर्स हैं उसको भी उस बुकलेट में ऐड कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो मैथमेटिक्स की 10 ईयर्स की बुकलेट्स हैं, इंग्लिश की 10 ईयर्स की बुकलेट्स हैं, जीके की जो 10 ईयर्स की बुकलेट्स हैं हमने मेंशन कर रखी हुई है। और आज शाम तक ये अपडेट होकर के दिसंबर 2023 के पेपर के साथ एंड जून 2024 के पेपर के साथ एडअप हो जाएंगे और कल से ये बुक्स पूरी रेडी हो जाएंगी। तो जो भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आगे आरएमसी प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर के लिए या नेक्स्ट जून के लिए, आप ये बुकलेट ले सकते हो, जिससे डिटेल सॉल्यूशन, वो भी हैंड रिटन सॉल्यूशन। यस, भाई मैं आपको जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा जो मैंने किए हुए हैं या फिर जो मेरी टीम ने किए हुए हैं, वो पूरे हैंड रिटन सॉल्यूशन रहते हैं। और जस्ट बिकॉज हैंड रिटन सॉल्यूशंस बच्चों को और फैमिलियर बनाते हैं अपने आंसर से। यस, बच्चे जो कॉपी में करके आते हैं वो पूरे हैंड रिटन करते हैं, तो बच्चों को हैंड रिटन सॉल्यूशन समझना और आसान रहता है कंपैरिजन टू जो टाइप सॉल्यूशंस रहते हैं मैथ्स के, उनके कंपैरिजन। सो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्वेश्चन को करते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो मैं डिस्कस करता हूं आपसे, जस्ट वेट। यस, सो देखिए आरएमसी 24 मैथ सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो दिया हुआ है आपका 13 है। सो मैंने एज ए रिटन यहाँ पे लिख दिया हुआ है एज इट इज। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेस टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे। जो मैंने अज्यूम सम ऑफ डिजिट्स क्या है 13 है और मैंने टेंस प्लेस को x ले लिया है, और वंस प्लेस को y ले लिया हुआ है। अब आपको मैं बता दूं जो 10x प्लस वाई है, कभी भी आपने अगर नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है डिजिट्स का, अगर 23 लिखा हुआ है तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं 20+3, इट मीन्स 10 इंटू 2+3। यानी कि जो आपका वंस प्लेस है, यानी कि मैंने जो y एज्यूम किया हुआ है और जो टेंस प्लेस उसको x एज्यूम किया हुआ है और x प्लस वाई अगर 13 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब नंबर लिखोगे तो एक्स वाई लिखोगे, एक्स वाई नंबर गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है एक्स वाई। तो जब आप इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपका 10x प्लस वाई आएगा, जस्ट बिकॉज आपका जो x है वो टेंस प्लेस पे है, यानी कि 2 जो है टेंस प्लेस पे है और 2 इंटू 10 होगा तो 20 आएगा, प्लस वंस प्लेस वाला 3 प्लस हो जाएगा तो 20+3 23 आएगा। तो ये हम 10x प्लस वाई इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, इट मींस जो x है वो y बन जाएगा और y अगर x बन जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे 10y प्लस x। आगे चलते हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए,
क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है, आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27। जो नंबर इंटरचेंज करने के बाद आ रहा है वो पुराने नंबर से 27 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। सो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन पढ़ो यहाँ पे, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, और ब्रैकेट मैंने इसलिए रखा हुआ है जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो माइनस साइन पुट करने में। सो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल 27, और जो इक्वेशन आएगी हमारी y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करने पे। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। एंड आफ्टर दैट एक इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है दोनों डिजिट को ऐड करके 13 है, और दूसरा इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एज इट इज दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो x और x कट जाएंगे, क्योंकि x माइनस एक्स है तो कट जाएगा, और y बाई 2y हो जाएगा, और 13 प्लस 3 6 हो जाएगा। सो इन दैट वे y इक्वल टू 16, 2y इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 16 बाई 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। और x इक्वल टू, तो सीधी सी बात है, अगर y 8 आ चुका है और x मुझे नहीं पता है और ये 13 है, तो आपको ही पता है x इक्वल टू 13 माइनस 8 आ जाएगा, सो इट विल बी 5। सो यहाँ पे 5x इक्वल टू 5 शो कर दिया। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 58, और जब इंटरचेंज करोगे तो 85 आएगा, और जब दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा 27 आएगा। आप करके देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है। सी 3 पावर माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 1 टू पावर 5, सॉरी 125 डिवाइड बाई 5 टू पावर माइनस 7 इंटू 6 पावर माइनस 5। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, आपको एक रूल पता होगा, अगर a की पावर माइनस b दिया हुआ है तो इसको 1 बाई a की पावर b कर देंगे। इट मीन्स जो नंबर है सिंपली उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे पावर का साइन जो है वो माइनस से प्लस हो जाएगा, और या अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो हम बस सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो मैंने एज इट इज यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और 1 बाई 10 पावर 5 इंटू, अब 125 जो 5 का क्यूब होता है तो मैंने क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और ऐसा जस्ट मैंने इसलिए किया है कि सारे नंबर्स जो 5 हैं 6 हैं ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ जाएं, और मैं लास्ट में कट करके इसका आंसर इजिली निकाल सकूं। सो आप देख सकते हो ये 3 बार 5 आएगा, ये मैंने जस्ट डिवाइड के फॉर्म में दिखा दिया आपको, और जस्ट आप देखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर क्यूब अपॉन 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 होल डिवाइड बाई, जो होल को डिवाइड कर रहे हैं 1 इंटू 1 अपॉन 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5। ये जस्ट क्योंकि आप 1 का 5 करोगे, 1 की पावर 5 करोगे तब भी 1 ही आएगा, इसलिए मैंने शो नहीं किया है यहाँ पे। सो हमारा जो रिजल्ट आता है, ये जो नंबर है ये दोनों आपस में डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और सबसे जो नीचे है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 1 तो 1 ही रहेगा, सो 1 मल्टीप्लाई हो गया 5 बाई क्यूब से, 5 की पावर क्यूब ही रहेगा, तो 5 की पावर क्यूब इंटू 5 टू पावर 7 इंटू 6 पावर 5, ये नीचे वाला जो ऊपर चला गया यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में दोनों आ गए हैं, और डिवाइड फॉर्म में जो हमारा ये रह गया, और 1 1 तो मल्टीप्लाई होकर के 1 ही रहेंगे, और इस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे अगेन 1 तो 1 ही तो नंबर सेल्फ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, 6 को, आपको पता है 6 2 इंटू 3 होता है, तो 2 इंटू 3 पावर 5 कर दिया, और जो हमारा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को फॉलो किया हमने, 2 पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 किया, हमने बस सेपरेट कर लिया है कैंसिल करने के लिए। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे 3 पावर 5 3 पावर 5 कट गया, 2 पावर 5 2 पावर 5 कट गया, और 5 की पावर 5 और ऊपर 5 की पावर 10 रह गया। तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें आपको शो कर दे रहा हूँ, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या होता है, a टू पावर m माइनस n। यस, सो मैंने वही किया, 5 टू पावर माइनस 5 किया, 5 की पावर 5 आंसर आ गया हमारा, यही आंसर रिक्वायर्ड हमारा। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लियरली बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर आप फॉर्मूला के जो रूल्स हैं 5 और 6 रूल्स जो आपके बुक आर डी शर्मा बुक में दी हुई है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आरएनसी 3-4 बार पूछा जा चुका है। सो अगेन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो 100% है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा आज का, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से दिए हुए हैं।
अगर आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप ओपन कीजिए और देखिए, आपको एटलीस्ट 50% क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर से ही दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है थिकनेस ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। एक मेटालिक ट्यूब है, ट्यूब सिंपली आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ओके, सॉरी डायग्राम थोड़ी खराब बन रही है। जो मेटालिक ट्यूब है आपकी, वो आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब सीधी सी बात है, ट्यूब है तो हॉलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हॉलो सिलेंडर फॉर्मूला। सो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने आर डी शर्मा बुक पढ़ी है तो आर डी शर्मा बुक में ही दिया हुआ है। इस बार लॉजिकल मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सिंपल आर डी शर्मा के क्वेश्चन सारे। तो आप देख सकते हो इसमें जो फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इन कंडीशन ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम किसका है? हॉलो सिलेंडर का है। किसका है? हॉलो सिलेंडर का। ये पीडीएफ आप ओपन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको यूजफुल रहे। एल्स आप बुक अगर चाहो तो बुक हमसे परचेस कर सकते हो, जो भी आपकी लास्ट 10 ईयर्स की बुकलेट है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ओके। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला यूज किया। अब बड़ा आर छोटा आर जो निकालना है, ये आपको मैं समझाता हूं है क्या। जो इनर रेडियस है, क्योंकि ट्यूब है तो कुछ मोटा होगा और उसके अंदर की जो थिकनेस, अंदर का रेडियस अलग होगा, बाहर का रेडियस और डायमीटर अलग होगा। तो सिंपल सी बात है, इनर डायमीटर 12 है और थिकनेस जो है आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं ये, तो ये इनर डायमीटर 12 है और बाहर का जो थिकनेस है वो 1 है। अगर ये 1 है तो सीधी सी बात करो, अगर मैं डायमीटर निकालने की बात करूँ जो सेंटर से होगा डायमीटर, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करो तो ये भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा। तो टोटल जो डायमीटर आएगा हमारा, जो आउटर डायमीटर आएगा वो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा। और वही रेडियस क्या होगा? सेंटर से लेके आउटर जो थिकनेस है वहां तक क्या होगा रेडियस? जो बड़ा आर होगा, जिसको हमने बड़ा आर शो किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और छोटा आर, अब ये 7 क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, और आई कैन से कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो अंदर वाला डायमीटर क्या है? 12, तो रेडियस 6। इस तरीके से आपका आउटर रेडियस आ जाएगा और आपका इनर रेडियस आ जाएगा। इनर रेडियस आपका 6 आ जाएगा। ये इस तरीके से मैंने पाई की वैल्यू आपको ऊपर ऑलरेडी दी हुई इंस्ट्रक्शन में 22/7 रखनी है, मैंने रख दिया है यहाँ पे 49/36, और ये मैंने सॉल्व किया तो डायरेक्टली जो हमारा 4082 सेंटीमीटर आ गया सॉल्व करने पे, ओके। यहाँ मैंने पाई की वैल्यू 22/7 के बदले फिर 3.14 यूज कर लिया, जस्ट बिकॉज हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब आ रहा था वो एग्जैक्टली सॉल्व हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा रख लिया, ओके। अगेन इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट दिया हुआ है कि डेंसिटी दी हुई है। तो बच्चों डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये सर्कल थोड़ा छोटा बन गया, सो इसके लिए थोड़ा इसको रब कर देते हैं। सो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ओके। जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है देख सकते हो। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जस्ट आप थोड़ा इधर उधर चेंज कर दो, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड में इधर जाकर लेफ्ट और इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे, वो मास आ जाएगा हमारा 31839.60 ग्राम आ जाएगा, ओके। दिस इज द रिक्वायर्ड मास, और वी कैन से वेट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 44x⁴ - 5x³ - 24x² by 11x x - 8। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे सॉल्व करते हैं पहले। ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम पहले कॉमन आउट बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो आप कि x² जो x² x³ x⁴ दिया हुआ है, इट मीन्स सबसे छोटा क्या है? x² है, और उससे बड़ा x³ उसके बड़ा x⁴। तो सबसे जो छोटा उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया x²। ये x² हमने कॉमन निकाल लिया, तो 44x² हो गया। और अंदर क्या बचा? अगर हमने x⁴ दिया हुआ है उससे x² निकाल लिया तो क्या बचा? x² इंटू x² क्या होगा? x⁴ होता है, क्योंकि जब आपके पावर से ऐड आते हैं, सॉरी 2 + 2 4 हो जाएंगे।
यानी एक्स पावर 4 होते हैं। तो अगर 2 निकल गया तो 2 बचेगा यहाँ पे, सेम एज इट इज एक्स पावर 2 बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया तो 1 बच गया, 3 - 2 1 बचेगा। सो यहाँ पे 1 बच गया, -5 एज इट इज रहा, और -24 एक्स स्क्वायर चला गया वहां से तो एक्स बच गया, सॉरी सिंपल 24 बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर -5x -24 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और ये बाहर हमारा 44 एक्स स्क्वायर आ गया। पर जब हम डिवाइड करेंगे 11x से तो 11 4 जा 44 कट जाएगा, एंड x स्क्वायर है यहाँ पे, तो सिंपली एक्स स्क्वायर से अगर आप x कट करोगे तो x पावर 1 आ जाएगा। अगर आप एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से करोगे तो x पावर 2 - 1 आ जाएगा, यानी कि x पावर 1 आ जाएगा। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे जो बचा हमारा रिमेनिंग वो 4x बच गया, जस्ट बिकॉज एक x बच गया और 11 4 जा आता है 44, तो 4 बच गया। अब जो -5x आप देख सकते हो यहाँ, एक्स स्क्वायर -5x -24, इसको हमने स्प्लिट मेथड यूज किया, यस स्प्लिट मेथड यूज किया हमने, और -5x को -8x + 3x किया, जस्ट बिकॉज हम कॉमन को है बाहर निकाल सकें। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि 4x x x -8, जस्ट x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ -8 बच गया, ये देखिए +3x - 8। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे सिंपली x रहेगा, और 3 8 जा 24 होता है तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे x + 3 और x - 8 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ जाएंगे, और आप देख सकते हो नीचे x - 8 दिया हुआ है तो उससे कट हो जाएगा, और हमारा जो रिमेनिंग आंसर बचेगा 4x x + 3 आएगा। पर इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं सॉल्व, उसका एक रीजन है, जस्ट उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए उसका रीजन ये है कि आधे से ज्यादा बच्चों को स्प्लिट मेथड में कंफ्यूजन होता है कि स्प्लिट मेथड करते कैसे हैं। तो अभी हम इसी सेशन में स्प्लिट मेथड भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो अगर आप, तो x स्क्वायर -5x -24 दिया हुआ है, ये सर नो। अब देखो -5x को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो उसका ये सिंपल से हमें ये देखना है कि हमें 2 टर्म चाहिए होंगे, और आई कैन से कि 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर a × b करें तो जो हमारा ये वाला टर्म है, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट का मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू अगर 1 है, कुछ भी नहीं है, उस कंडीशन में आपको ये वाली वैल्यू देखनी है, लास्ट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे a × b -24 आ जाए, मतलब कोई 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा -2 आ जाए, वो नंबर सॉरी -24 आ जाए, और उन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो -5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। जैसे मैं सिंपली कैसे करता हूँ आपको बता देता हूँ। अगर 24 दिया हुआ है तो मैं पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ। 2 12 जा, एंड 2 6 जा, अगेन 2 3 जा, तो मैं देखूंगा कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 का, या फिर 8 और 3 में 8 एंड 3, या क्योंकि इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 6 × 4। तो क्या 6 और 4 को ऐड करने पे 5 आ रहा है? नहीं, 6 + 4 10 आएगा। अगर 6 + 4 करूंगा मैं, अब आप इक्वल मत समझ लेना, 6 + 4 करूंगा 10 आएगा, और 6 - 4 करूंगा तो 2 आएगा। इन दिस कंडीशन आई कैन से दैट कि ये तो नहीं होगा, 6 और 4 तो नहीं होंगे, और 8 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 8 - 3 5 आएगा। यस 5 तो हमें मिल रहा है, यानी कि अगर हम 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आने के चांसेस हैं, और a + b भी करेंगे तो 5 आने के चांसेस हैं। पर आप बोलोगे सर प्लस करने पे तो 11 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आप अगर आर डी शर्मा क्लास 8 के इंटीजर्स लगाए, आप आर डी रैशनल नंबर पढ़ा है आपने, तो आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा। इंटीजर्स आपको पता है कि माइनस नंबर जो होते हैं, आई कैन से कि नेगेटिव नंबर जितने होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम यूज कर लेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 एंड 3 है, सो मैं क्या करूंगा, -8 अगर रखूं और +3 रखूं तो क्या आएगा, -5 आएगा। आ गया। और एक और कंडीशन रखता हूं, 8 रखूं और -3 रखूं तो प्लस -3 माइनस ही हो जाएगा, तो 8 - 3 रखो तो 5 आएगा। तो आपको क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो हम ये वाला कंसेप्ट ले सकते हैं, और 8 3 24 भी होता है। सो हमारे ये -8 + 3 आएगा, जो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ, आप यहाँ देख सकते हो, -8x + 3।
फिर उसके बाद हमने x को कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो एज इट इज हमारा आंसर जो है आ गया। क्या आंसर आया? 4x x प्लस 3 आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस को, तो 100% आपको एग्जाम में अच्छे से बन गया होगा, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कोलेटरल। ये क्वेश्चन आरएनसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 360, आपको पता है कोई कोलेटरल है, कोलेटरल मींस 4 साइड्स पॉलीगॉन, 4, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, तो इरेज कर देता हूं। अगर कोलेटरल है, आप देख सकते हो कोलेटरल कैसा बचता है, तो 4 साइड्स होते हैं, इनका जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, सो अगर इसका ईच मेथड हम x लेके चलते हैं कि जो भी रेशियो में दिए हुए उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो रेशियो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3x, 5x, 7x एंड 9x, और वी कैन से 3:5, जो बुक में आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ 3:5:7:9, यही दिया हुआ है रेशियो में, तो हमने x के फॉर्म में इसको लिख लिया पूरा। और जब हम सारे एंगल को सम करेंगे 24x आएगा और इसको 360 इसको 15 आ जाएगा। आप एंगल निकाल लो, 3 इंटू 15 करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा पहला एंगल, फिर 5 इंटू 15 करोगे 75 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 15 करोगे तो आपका 105 आएगा, और फिर 9 इंटू 15 करोगे तो आपका 135 डिग्री आ जाएगा। तो इजिली आपका चारों एंगल जो है कोलेटरल के आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। On dividing certain number by 342 we get 347 as a remainder। ये क्वेश्चन अगेन आरएमसी में सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, आरएमसी में सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन सेम टू सेम दिया हुआ है, तो इस बार क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करो तो मेक श्योर कि क्लास 8 के आरडी शर्मा से प्रिपेयर करना, और अगर प्रीवियस ईयर की बुकलेट नहीं है तो प्रीवियस ईयर की बुकलेट ले करके कहीं से आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नंबर है जो कि जिसको आप डिवाइड करोगे किस नंबर से? 342 से, तो 47 रिमाइंडर आता है। ओके, तो मैंने डिविडेंड को, अब नंबर है तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा है क्लास 4-5 में। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फॉर्मूला। सो इन दिस कंडीशन हम क्या करेंगे? डिवाइजर हमारे पास हमने एन अज्यूम कर लिया, डिविडेंड हमने एन अज्यूम कर लिया, डिवाइजर हमारे पास 342 दिया हुआ है, कोशेंट हमने एक्स अज्यूम किया, और 47 एज ए रिमाइंडर दिया हुआ है। सो अब हम देखेंगे कि एन जो नंबर है उसी नंबर को सेम डिवाइड करना है 18 से इस बार। सो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसी को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। देखिए 342 को जो हम फैक्ट, अगर हम इसको मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 19 इंटू 18 लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंटू एक्स प्लस 47 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 प्लस 11। ओके, ऐसा क्यों लिखा 36 प्लस 11? जस्ट बिकॉज 18 के टेबल में 36 आता है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 को हमने आगे कर दिया 18 इंटू 19 इंटू एक्स, और एक्स क्यों यहाँ पे? एक्स हमारा क्वोशेंट है, सॉरी हाँ, एक्स इक्वल टू हमारा क्वोशेंट है यहाँ पे। ओके, तो अब हमने 36 को 2 इंटू 18 कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि 36 इसलिए लिखा है क्योंकि 18 के टेबल में आता है। अब हमने ये इक्वेशन बना लेना है, इसको हमें देखना है अच्छे से, और इसमें से हम 18 कॉमन ले लेंगे। तो 18 कॉमन लिया तो बचेगा क्या हमारे पास? 19x बचेगा, और यहाँ से 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 19x प्लस 2 बचा हुआ है जो कि ये रहा, और प्लस 11 बच जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट होता है, यानी कि एक डिवाइजर है और एक क्वोशेंट है, तो अगर 18 को आप देखोगे और ब्रैकेट के अंदर 19x प्लस 2 है, तो 19x प्लस 2 जो है पूरा मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और फैक्टर्स के फॉर्म में है यहाँ पे, तो वो आपका क्वोशेंट का काम करेगा, और 18 यहाँ पे डिवाइजर का काम करेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये क्वोशेंट और जो हमारा प्लस के फॉर्म में रहता है वो रिमाइंडर रहता है। तो हमने वापस से वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे शो कर दिया, जिसकी वजह से प्लस के फॉर्म में रिमाइंडर था तो रिमाइंडर की वैल्यू 11 आ गई, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट की वैल्यू जो दी हुई है वहां पे दी हुई है, और डिविडेंड हमारा सेम ही है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रॉब्लम तब होता जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो 19x प्लस 2 है,
हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है, हमें यहाँ पे डेटा इनसफिशियंट है क्वेश्चन को निकालने के लिए, पर रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास डेटा सफिशियंट है, तो हमने रिमाइंडर को निकाल लिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, यस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब एलसीएम देखो, जस्ट इक्वेशन दिया हुआ है एलसीएम इज इक्वल टू 9 टाइम्स एचसीएफ, तो मैं ले लेता हूँ एचसीएफ को x, ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो एचसीएफ अगर हमारा x है और एलसीएम हमारा 9 टाइम्स x है दिखा रहा हो, तो हमारा 10 इक्वल टू 500 और x इक्वल टू 50 आ गया, तो एचसीएफ हमारा सिंपली 50 आ गया। बच्चों इस बार पेपर अच्छा था, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी इतना अच्छा पेपर आए, पर वही है तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, यस कुछ पैटर्न दिए हुए बेटा, आप देख सकते हो ध्यान से। यहां पे सबसे आसान ये दिया हुआ है कि आपको जो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले को भी लर्न नहीं करना है। यहाँ पे आपको यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला भी पैटर्न के थ्रू शो किया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, उसको हम अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तब भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख के शो कर दे रहा हूं, 1 + 1/2, 1 + 1 1 इंटू है यहाँ पे, 1 इंटू 1 + 1 दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ एक नंबर का ऐड करना है तो 1 1 + 2 ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा जी, 1 इक्वल टू दिया हुआ है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलती कर दी मैंने, जस्ट वेट, हाँ अच्छे से लिखता हूँ, 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है। और यही अगर आप 1 2 3 4 ऐड करते चले जाओ, 1 2 3 4 अगर ऐड करते जाओ तो क्या आ गया है 1/2 + 4 इंटू 4 + 1। तो आप देख सकते हो जो भी लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी लास्ट टर्म दिया हुआ है उसी को रखना है और +1 लास्ट में करना है और 1/2 पहले लगाना है। तो मैंने वही किया। आप देख सकते हो 1 से 50 तक अगर मुझे ऐड करना था तो मैंने क्या किया, 1/2 जो लास्ट टर्म है मेरा 50, उसी 50 को रखा, फिर ब्रैकेट में, ओहो यहाँ मैंने प्लस किया हुआ है, ये गलती की हुई है। जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो इक्वेशन में यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो सिर्फ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन गलत नहीं है। तो 50 इंटू 50 + 1, तो आप देख सकते हो 1/2 50 इंटू 51, आपका आंसर आ जाएगा 1275, जो सम आएगा पूरा 1 से लेकर 50 तक जितने नंबर होते हैं उनके सम। ओके, वही इक्वेशन है सिंपल, लास्ट टर्म वाले को ही उस फॉर्मूले में पुट कर देना है। पैटर्न देखोगे अगर तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, 2 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 3 + 1, 4 इंटू 4 + 1, तो सेम एट इज 50 इंटू 50 + 1 और फिर हाफ कर देना उसका, बस आंसर आ गया। सो अब पार्ट बी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि अभी तक तो आपका बहुत इजी था। अब पार्ट बी में क्या है, 31 से 50 तक ऐड करना है। अभी भी आप इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, जो 1 से 50 तक आपने ऐड किया हुआ है सम ऑफ नंबर्स ऑफ 1 to 50, उसको आप ले लो पहले, यानी कि हमने 1 से 50 तक पहले ऐड कर लिया। अब हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से 30 तक का, यस माइनस कर देंगे क्या, हम 1 से लेके 30 तक, क्योंकि हमें जो सम का फॉर्मूला पता है बेटा 1 से लेके पता है 1 से 30 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, जो हमारा पैटर्न के थ्रू बता रहा है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं यूज करना है, तो पैटर्न के थ्रू हमें जो यूज करना है वो हम यूज कर लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। आप देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया 1/2 50 50 + 1, यानी कि वही आंसर सेम 1275, और जो 1 से 30 तक हमने सम निकाला, कितना निकाला 465, और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 810 जो है 31 से लेके 50 तक जो सम होंगे सारे नंबर्स के वो आ जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज 3:5 दिया हुआ है। ओके और आप देख सकते हो इनका जो सम है स्कूल स्ट्रेंथ का और 720 स्टूडेंट्स है। सो आपको ये बताना है कि अगर 18 बॉयज ऐड कर दिए गए हैं ग्रुप में तो कितनी न्यू गर्ल्स ऐड हुई हैं, जिससे कि रेशियो इनका 2:3 हो जाए, जो पहले रेशियो था 3:5 उसको चेंज करके। सो क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमें रेशियो दिया हुआ है और टोटल वैल्यू दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं कि गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो ध्यान से, 3x ये x और 3x + 5x 720,
हमने x क्योंकि रेशियो दिया था 3:5, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि 3x गर्ल्स होंगी और 5x बॉयज होंगे। तो 3x + 5x 720 और 8x ऐड करने के बाद 720 x = 90 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 270, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 5 × x होगा, यानी कि 450 हो जाएगा। ओके, अब न्यू बॉयज कितने ऐड हुए हैं 18, तो न्यू बॉयज जब 18 ऐड हुए हैं तो टोटल बॉयज कितने हो गए 468 हो गए। अब कितनी गर्ल्स ऐड की जाए, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट ए गर्ल्स बी एडेड, तो इन दैट कंडीशन 270 + a इज अपॉन 468 = 2/3, क्योंकि रेशियो है गर्ल्स अपॉन बॉयज। आप एक मेक श्योर करना हमेशा रेशियो में याद रखना, रेशियो किससे किससे दिया हुआ है, गर्ल्स टू बॉयज दिया हुआ है। तो गर्ल्स टू बॉयज इक्वल टू, गर्ल्स हमारी कितनी है 270 पहले थी प्लस ए ऐड की गई, और बॉयज 468 पहले 450 थे प्लस 18 ऐड करके 468 हो गए थे, इक्वल टू 2:3 और 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली हमारा ए की जो वैल्यू है 42 आ जाएगा, और यही 42 गर्ल्स जो है हमारी ऐड हुई थी। ओके, बस इजी है ये तो। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है बेटा, ये भी सेम आपके आर डी शर्मा में दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट आर डी शर्मा से ही सारे क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। तो फैक्टराइज x² - y² - 9z² - 6y z, इसमें कुछ आपको कॉमन दिखेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने, a² + b² + 2ab, और अगर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी सेकेंड आइडेंटिटी है, a² + b² - 2ab। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस कॉमन ले लिया और y² से यहाँ पे दिखाया शो किया यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो y और z के टर्म में आप देख सकते हो y² + 9z² - 2y × 3z कर दिया। ये -6yz लिखा हुआ है, तो मैंने माइनस, क्योंकि 2ab होता है तो मैंने -2a, क्योंकि y² है तो a क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और 9z² है जो कि b² है, यानी कि b क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे 2y 3 × 3z किया, और ये हमारा जो आइडेंटिटी के अंदर आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी a - b के होल स्क्वायर की, तो हमने सिंपली y - 3z का होल स्क्वायर कर दिया अंदर ही अंदर, और ये x² - ये कर दिया। अब सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा a² - b² का, क्योंकि ये कहता है कि a² - b² दिया हुआ है तो a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पे x² - y - 3z का होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे x² + y - 3z, ये प्लस लगा दिया यहाँ पहले वाले में, और दूसरे वाले -y + 3z। यहाँ प्लस इसलिए हो गया जस्ट बिकॉज ये माइनस जब अंदर जाएगा y के तो -y कर देगा और +3z कर देगा। ओके, ये हमारा इस तरीके से पार्ट ए हो गया फैक्टराइजेशन का। अब फैक्टराइजेशन का सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 3 - 12 a - b का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप लोग सोचो कैसे करना है, ये भी आसान ही है। जैसे कि आपने 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्यों 3 कॉमन ले लिया, 12 भी था तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 - 4 a - b का होल स्क्वायर। आप जानते हो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर ले लिया और 2 a - b का स्क्वायर ले लिया, यानी a² - b² कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखो 4a - b का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हो ये किसका स्क्वायर है 2a - b का, अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a - b² आएगा, यानी कि 1 + 2a - b 1 - 2a - b। फर्दर हमने सॉल्व किया 1 + 2a, क्योंकि 2 × a - 2b, सेम 1 - 2a और माइनस प्लस तो +2b हो जाएगा। ये आ गया, लास्ट में हमने इसको एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फैक्टराइजेशन का रूल है कि अगर स्क्वायर है कुछ भी है आप उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख दो, आपका आंसर वही होता है। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन में हमने दोनों कर लिया। अगर आपका डाउट्स है मेरे पढ़ाने के तरीके से तो आप प्लीज कमेंट्स करना, जिससे मैं अपने तरीके को और इंप्रूव करूं, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्वेश्चंस को समझा सकूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 29 आप अगर देखोगे ध्यान से, रोहन हैज 3 times as many 2 rupees coins, और क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखोगे, जो कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29, अभिषेक हैज 3 times। इट मीन्स सिर्फ नाम का फर्क है, अभिषेक और रोहन का नाम जो है बस दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे 11 और 29 सेम है, इसलिए मैंने शो कर दिया है दोनों क्वेश्चन सेम है।
तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 5 रुपीज जो कॉइन्स हैं वो एक्स हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोहन हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स। ध्यान समझना, इसी सेंटेंस में कितनी बार क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया हुआ है। 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब जितने इसके पास 5 रुपीज कॉइन्स हैं उतने ही 3 टाइम्स 2 रुपीज कॉइन्स। बात समझ में आई? सो लेट 5 रुपीज कॉइन्स बी एक्स, जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो, और 2 रुपीज कॉइन्स 3 इंटू एक्स, क्योंकि अगर 5 रुपीज कॉइन्स एक्स हैं तो 2 रुपीज कॉइन्स 3x हैं। पर टोटल वैल्यू क्या होगी, अमाउंट की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो सिंपल सी बात है, एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए है, तो एक्स कॉइन की वैल्यू क्या होगी, 5x होगी। और अगेन 2 रुपीज कॉइन अगर मान लो 3x है, तो एक 2 रुपीज कॉइन की वैल्यू क्या होगी, 2 रुपीज होगी, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x इंटू 2 होगी, यानी टोटल रुपीज कितना दिए हुए हैं, 77। तो आप ऐड करोगे 5x प्लस 3 टू 6x 77, और x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज कॉइन्स हमारे पास x है, तो यानी कि 7 हो जाएंगे। और उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, 7, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, 7 कॉइन की वैल्यू 35 रुपीज हो जाएगी। सेम इट इज 2 रुपीज की बात करूं, अगर 2 रुपीज कॉइन्स कितनी है, 21 कॉइन्स हैं। 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं, 21 कॉइन्स हैं। तो और जो वैल्यू है उसकी कितनी है, 21 इंटू 2, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज है, तो 21 कॉइन की 42 रुपीज वैल्यू हो जाएगी। तो 27 रुपीज ऐसे दोनों में स्प्लिट हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू ए हो जाता है, सिंपल 3 इंटू साइड। तो साइड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 12.52। और वी कैन से इसी ट्रायंगल जब पूरा हम खोल देंगे स्ट्रेट, तो कितना लेंथ हो जाएगी, 12.52 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसी को क्या किया, टर्न कर दिया सर्कल के फॉर्म में। किसमें टर्न कर दिया, सर्कल में, यानी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 12.52 ही रहेगा। अब फॉर्मूला यूज कर लो सर्कल का, 2πr। तो हमने क्या किया, r इक्वल टू 12.52 अपॉन 2π, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ डिवाइड में 7 आ रहा था, तो हमने इसको ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये 1.995 आएगी, यानी कि अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा, और डायमीटर 3.99 आएगा, और अप्रॉक्स हमारा जो डायमीटर आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल ट्रायंगल था, उसका पेरीमीटर निकाला हमने स्ट्रेट, ये कितना उसका लेंथ है, उसी लेंथ को हमने सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसका सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका 2πr लगा दिया फॉर्मूला, तो हमारा आंसर रेडियस आ गया, रेडियस से डायमीटर निकाल लिया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में आप देख सकते हो 402 में से क्या सेपरेट करोगे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आरएमसी के लेवल का है भी नहीं क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज आप अगर स्क्वायर पढ़े होगे तो 20 का स्क्वायर तो हर बच्चा याद करता है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, यानी कि सिर्फ 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये तो आपको पता है, बस मैं शो करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। ये लॉन्ग डिविजन मेथड से मैंने सॉल्व किया तो 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा 400 बचेगा, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट 400 का 20 आता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 968 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1375। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, सिंपली अगर क्वेश्चन की बात करूंगा, मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा 968 को। हमेशा याद रखो, फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इस तरह क्वेश्चंस को, तो आंसर्स आना आसान हो जाएगा, कट करना आसान हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ओके, और आई कैन से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट से बाहर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाओगे तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। और जैसे कि देखो, ध्यान से समझाता हूं, यहाँ पे अगर अंडर रूट ए इंटू ए है तो आपको पता बाहर ए आएगा, जस्ट बिकॉज ए का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ए ही बचेगा। और क्यूब रूट अगर आ जाता है तो आपको 3 का पेयर बनाना पड़ता है, ए इंटू ए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए ही आएगा। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें जिससे हम क्यूब से रूट से बाहर निकल सकें। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म कन्वर्ट तो कर लिया, यहाँ पे आप देखिए 3 का पेयर सिर्फ एक ही 2 का बन पाया, तो हमने इस 2 को बाहर निकाल लिया। 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 11 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ, ये देखिए यहाँ 3 5 मल्टी फैक्टर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 बाहर निकाल लिया। ये क्यूब रूट का फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हो। अब बात ये आती है कि इसके बाद क्या करें इसमें।
तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इफ ये ऑपरेटर होते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं ऑपरेटर कहलाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये मिसप्रिंट है, प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अगर मल्टीप्लाई होता तो बेटा जी आप देखते हो कि यहाँ पे अगर 11 इंटू 11 दिया हुआ है और अगर एक और बाहर 11 रूट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूट वाला 11 अंदर चला जाएगा इसके, और ये आपस में 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएंगे, और ये तीनों 11 का क्यूब बन करके क्यूब रूट को कैंसिल करेंगे। समझ रहे हो? जैसे देखो ध्यान से, ये 11 का क्यूब बनेगा, क्यूब रूट कैंसिल करेगा और ये 11 आंसर आ जाएगा बाहर, फिर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम प्लस में कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, तो ये एज इट इज यहीं पे शो कर छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं कर सकते इसको। ओके, पर अगर मिसप्रिंट दिया हुआ है तो मैंने भी उसके बाद क्या हुआ आपको सॉल्व किया हुआ अच्छे से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 इंटू 5 आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 इंटू 5 आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्यूब रूट वाला 11 बच जाएगा, तो आपस में लास्ट में 1 and 10 आंसर आएगा अगर वहां पे मल्टीप्लाई दिया होता तो, एल्स वहीं छोड़ देंगे उसको। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, दो फ्रैक्शन है, पहले उनको जोड़ दो यानी कि ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो और आपस में डिवाइड कर दो, ये करना था, इजी है। लो मैंने पहले ऐड कर दिया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने सम ऑफ डिफरेंस, सम बाय डिफरेंस, सम को बाय डिफरेंस से डिवाइड कर दिया। बाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, तो लो मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 599 बाई 311, हाँ 311 आ गया। इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए, ये है फैक्टराइजेशन क्वेश्चन, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत इजी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, सिंपली इस x से पहले इस टर्म को पूरे मल्टीप्लाई किया, फिर इस -1 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखो, पहले इस x से पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस है बीच में सेंटर में हमारा, तो उसको हमने रखा और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जस्ट टू सॉल्व दिस इनसाइड वन। तो हमने यहाँ -2x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर ये किया हमने, तो 2x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहले पूरा, आप देखिए यहाँ से हमने पूरा मल्टीप्लाई किया, और फिर -3 से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, पहले -2x से पूरे को मल्टीप्लाई किया, फिर -3 से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को किया, ये देखिए यहाँ पे। अब हमने 2x, अब आगे करते हैं, x इंटू एक्स पावर क्यूब x पावर 4, फिर सीधी जो सब में x ऐड हो गया, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, अगेन -1 है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस, तो -x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर दे दो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के बदले प्लस 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट बाहर रहने दो, अंदर वाला सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे। देन अगेन आप देखो ध्यान से, -2x क्यूब है और -x क्यूब है, तो -3x क्यूब यहाँ मैंने लिख दिया, 3x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर लिख दिया मैंने, -4x माइनस 3x तो -7x लिख दिया, और +4 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब आगे देखोगे आप, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो -2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो गया, +2x प्लस 3x प्लस 5x हो गया, और -3 लिख दिया। अब जब ये माइनस साइन ये वाला बड़ा वाला हटेगा तो आपका जो अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है। सो -2x क्यूब हो जाएगा और माइनस प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले कि जब भी ब्रैकेट के अंदर प्लस अगर माइनस है या प्लस, ऐसे नहीं समझो आप, अगर प्लस से मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस से प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट वेट, इसको रख दो पहले, जस्ट वेट, सिंपल सा आप देख सकते हो, अगर प्लस से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस ही आएगा, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है तो भी माइनस ही आएगा, और अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस, और अगर प्लस इंटू प्लस हो रहे हैं तो भी हमारा प्लस ही आ जाएगा। ओके, तो इन दिस कंडीशन वी कैन सी दैट माइनस और -3 तो +3 आ जाएगा, माइनस और -5x स्क्वायर तो +5x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा जो आंसर लास्ट में आता है वो ये आता है, आप देख सकते हो, क्योंकि -3x क्यूब है और यहाँ पे -2x स्क्वायर क्यूब है, 2x क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस आपका -5x क्यूब आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज बच्चों, कंफ्यूजन बहुत होता है कि अगर -3 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है
तो क्या होगा कि दोनों ऐड तो हो जाएंगे पर साइन माइनस का ही रहेगा। ये हमने मल्टीप्लाई का रूल यहाँ देखा है, ऐसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी रूल होता है। ओके, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये -3 + 2 दिया हुआ है तो -1 आएगा, और ये 3 - 2 दिया हुआ है, 3 + -2 दिया हुआ है मान लो, तो भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, साइन का चेंज हो जाता है, अगर बड़े साइन के ऊपर माइनस है और हम फिर प्लस कर रहे हैं आगे चल करके, तो आंसर हम तो माइनस करेंगे ही साथ, और माइनस करेंगे ही और साथ साथ माइनस साइन भी आएगा। ये जो पूरी, अब सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए मैं सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको रिमाइंड कराते चलो। ओके, क्वेश्चन 17 चलते हैं। वर्क डन बाय ए इन 1 डे। सिंपल सी बात है, ए बी, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वही अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है, देखिए ध्यान से, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए 25 दिन में करता है, बी 20 डेज में करते हैं, दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया, फिर ए चला गया, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहली बात तो हम ये निकालेंगे एक दिन में ए कितना काम करता है, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। वर्क डन बाय ए इन 1 डे 1/25, वर्क डन बाय बी इन 1 डे 1/20। सीधी सी बात है, 20 दिन का काम है, एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 करेंगे, मतलब बी की बात कर रहा हूं। और ए कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25, और वी कैन से 1/25 करेगा। ओके, सो वर्क डन टुगेदर इन 1 डे। अब टुगेदर काम करना है 1 डे में, कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे जो 1 डे वर्क होगा, तो हमारा जो 1/25 + 1/20 होगा। और अगर 1 डे नहीं 5 डेज टुगेदर काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इन दैट कंडीशन 5 × 4 + 5, फिर हमने ऐड कर दिया उसको, और हमारा जो 920 जो वर्क है वो 5 दिन में करेंगे, 5 दिन में इतना वर्क करेंगे जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, टोटल काम कितने, एक काम है, एक काम में से 9/20 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 11/20 वर्क बच गया, जो मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ देख सकते हो, 11/20 वर्क बच गया। अब बी बेचारा अकेला बचा, कितने दिन में करेगा, एक काम को, जो पूरा एक काम था उसको 20 डेज में करता, वन वर्क को कितने दिन में करता हो, 20 डेज में, तो 11/20 वर्क को कितना डेज में करेगा, तो आप जानते हो 20 × 11/20 कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। 20 करिए 11 डेज आ जाएगा। इतना गंदा लिखा हुआ है मैंने, बट स्टिल आप देख सकते हो नीचे अच्छे से लिखा हुआ है। बी टेक्स 11/20 × 20 करेगा और 11 डेज बच जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 8 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36। आपको लीस्ट नंबर निकालना है। जब भी कभी लीस्ट नंबर देखो तो आपको एलसीएम की याद आती होगी। इट मींस आप पहले एक ऐसा नंबर निकालो जिसको 24 भी डिवाइड कर सके, 32 भी डिवाइड कर सके, 36 भी डिवाइड कर सके। तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने यहाँ किया हुआ है, आप एलसीएम निकालो। एलसीएम हमारा 288 आ जाएगा, यानी कि 288 नंबर है जो 24 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा। पर कंडीशन ये कह रहा है कि ऐसा नंबर निकालो जिसमें हम 8 ऐड करें तभी प्राइम फैक्टराइजेशन बने, तभी वो ऐसा नंबर बने कि डिवाइड कर सके। तो मैंने सोचा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है इन तीनों नंबर, डिवाइड हो सकता है इन तीनों नंबर से। तो 288 आएगा। अब हम 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 280 नंबर आएगा, जो इसमें अगर हम फिर से ऐड कर देंगे 8 तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 280 आएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 8 ऐड करना है, तो हमने तो आंसर 288 ले आए थे पहले, बट हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 8 कम हो, यानी कि उसमें 8 ऐड करना पड़े तभी वो डिवाइड हो। तो हमने 288 -8 कर दिया तो 280 आएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड होगा, जो कि परफेक्टली डिविजिबल होने के लिए पहले 8 ऐड होगा और फिर उन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है बेटा जी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स के जो रेशियो दिए हुए हैं वो 1:8 दिए हुए हैं, और दोनों के रेशियो, सरफेस एरिया के रेशियो निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो।
वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज R1 R2। ओके, जो R1 है आप देख सकते हो ध्यान से, ये मैंने राइटली लिखा हुआ R1 इक्वल टू, आप पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फीयर का, जो वॉल्यूम है, जो सरफेस एरिया का। अगर फॉर्मूला पता तो आप कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर सकते सॉल्व। सो फॉर्मूला आपको पहले फर्स्ट प्रायर पे लर्न करना है। तो देखिए 4/3 πr³ ये होता फॉर्मूला। एक 1 डाल दिया मैंने एक के लिए और 2 डाल दिया दूसरे के लिए। तो आप देखते पाई पाई तो सेम है, 4/3 सेम है। अगर मैं रेशियो निकालूंगा दोनों कट जाएंगे, R1³ आ जाएगा, वो भी 8 आ जाएगा। ओके, ये R1/R2 लिखा हुआ जस्ट 8, ये इररिलेवेंट चीज लिखी हुई है, ये नहीं होगा। ओके, 1/8 आएगा। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे बेटा जी। तो R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों में क्यूब ही बचा हुआ है तो हमने क्यूब कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो 3, और इस क्यूब को जब इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा 1/8। तो R1/R2 का रेशियो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2। फिर हम रेशियो सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सरफेस एरिया? 4πr² होता है, किसका? स्फीयर का। R1/R2 कर देंगे 4πr1/R2। अब 4/4 कट गया, फिर से अब स्क्वायर करना है, यानी कि दोनों रेडियस के जो डिवाइड हो रहे हैं उनको स्क्वायर करना है। तो हमारे पास R1/R2 दिया हुआ 1/2, तो R1/R2 1/2 रखा और हमने स्क्वायर कर दिया, तो 1/4 आ गया। तो 1:4 हमारा रेशियो हो गया सरफेस एरिया। सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन का है। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा हुआ है, फिर भी मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा, बट स्टिल आप देख सकते हो ध्यान से। अब हमने बनाया कैसे है इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास ए बी दिया हुआ है 3.5 और बी सी दिया हुआ है 6.5। तो मैंने बड़ा साइड लिया, पहले मैंने स्केल लिया, स्केल से मैंने 6.5 का मेजर ले लिया, यहां से यहां तक आप देख सकते हो ध्यान से। अब 6.5 का मेजर लेने के बाद मैंने कंपास लेकर के जस्ट फिक्स करके कंपास को एक सर्कल आर्क बनाया, वहां से पहले 60 डिग्री कट किया, यहाँ पे आर्क रख करके एक पॉइंट जो है कंपास का यहाँ पे रखा मैंने, और एक पॉइंट यहाँ जो हमने रखा और यहाँ पे आर्क बना दिया। दूसरे जो पेंसिल वाला आर्क है उससे आर्क बनाया हमने 60 डिग्री, और 60 का दूसरा बनाया हमने 120, और उसके बीच का बनाया हमने 90 डिग्री क्रॉस करके, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर 90 का बनाने के बाद हमने क्या बनाया, यहाँ पे 75 डिग्री बनाया हमने, 75 डिग्री बाद बनाया। वैसे हमारा जो एंगल बी दिया हुआ है क्वेश्चन में देख सकते हो आप, जो हमारा एंगल बी दिया हुआ 105 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि हमने एंगल बी जो 105 बनाया, कैसे बनाया ध्यान से देख सकते हो। ये सेंटर है, ये हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से 120 के बीच में आपको पता है 90 और 120 का हाफ क्या होगा? 90 और 120 के बीच में क्या आएगा आप बताइए? 90 और 120 के बीच में हमारा कितना आ जाएगा? 30 होता है, 30 का हाफ आएगा 15 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि 90 + 15 कितना आ जाएगा? 90 + 15 105 डिग्री आएगा। तो कंपास से पहले आप क्या करोगे, पहले 90 डिग्री बनाओगे, पहले 60, फिर 120, 120 के बीच का 90, फिर 90 और 120 के बीच का, फिर 90 और 120 के बीच में 30 डिग्री गैप होता है, तो उसका आधा बनाओगे तो 15 डिग्री, और 90 + 15 बन के 105 डिग्री बनेंगे, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये जो BX लाइन देख रहे हो आप, ये BX लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को हमने बनाया हुआ है जो 105 डिग्री का। इसके बाद हम मेजर करेंगे 3.5 स्केल से, और आर्क लेंगे 3.5 का और कट कर देंगे जस्ट यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे कट किया है। वो BX पे हमारा जो कट होगा वही हमारा A होगा। क्या होगा? A, जो कि 3.5 सेंटीमीटर का होगा। और 3.5 सेंटीमीटर से हमें क्या बनाना है? हमें 75 डिग्री का वैल्यू बनाना है, 75 डिग्री की लाइन खींचनी है। तो अब थोड़ा सा कंपास को ऐसे फिर घुमाएंगे, ये एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ से 0, ये 60 डिग्री बनाएंगे, फिर यहाँ से हम एक 90 डिग्री लाइन बनाएंगे, ये ऐसे। फिर ये सेंटर लेंगे हम, यहाँ से एक आर्क यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे ऐसे जाएगा, और एक हम लेंगे इस 90 डिग्री से, जो कि 60 डिग्री से, जो कि यहाँ जाएगा, बिकॉज 60 और 90 का आधा होता है 75। यस, 60 और 90 के बीच में कितना गैप होता है? 30 का होता है। आप देखो 90 का आधा क्या होगा, जैसे मैंने बोला 75 डिग्री होगा। तो 60 और 90 के बीच में हमने बना दिया 75 डिग्री, एज इट इज जैसे आपने 105 बनाया,
90 के बाद बनाया जो वही आपको 90 के पहले बनाना, 90 और 60 के बीच में बनाना है, हाफ लेना है, तो आप कंपास से ले सकते हो। ओके 75 बने और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने एज इट इज एक अप्रॉक्स डिस्टेंस तक। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ सी जो कि 120 डिग्री है, तो सेम मैंने फिर कंपास लिया, 0 डिग्री सेंटर पे रखा और फिर एक आर्क ड्रॉ किया, आर्क के बाद फिर हमने यहाँ पे रखा कंपास को इस पॉइंट पे और उसके बाद हमने 60 डिग्री कट लिया यहाँ से, जस्ट सेम से कट करेंगे और अगेन 120 कट करेंगे और वहीं से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां ये इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट हमारा डी होगा, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, डी होगा। अब बस मैंने यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर बच्चे कॉपी में अगर मेरी बुकलेट में पढ़ेंगे तो बिना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कुछ समझ में नहीं आएगा। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। ड्रॉ बीसी ऑफ लेंथ 6.5 यूजिंग कंपास, ड्रॉ 105 आर्क एट पॉइंट बी। सबसे पहले बच्चों को ये आना चाहिए कि आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आर्क ड्रॉ करने का भी अब मैं इस छोटे सेशन में नहीं बता सकता कि आर्क को कैसे ड्रॉ करना है, 60 डिग्री 90 डिग्री, या आप लाइन्स एंड एंगल्स या ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आर डी शर्मा में आप अच्छे से बेसिक से पढ़ सकते हो। ओके, या आप अगर दिसंबर के लिए एलिजिबल हो या आगे एग्जाम देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। ओके आगे बढ़ते हैं। यूजिंग कंपास ड्रॉ 105 डिग्री आर्क एट पॉइंट बी। अगेन यूजिंग कंपास ड्रॉ, सिंपल सी बात है, पहले एक आर्क बी बना लो, फिर सी बना लो, फिर ए बना लो और आपस में इसको जो भी आर्क लाइन्स आ रही है उनको आप इंटरसेक्ट करा दो, आपकी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है बन जाएगी। सेम वही चीज मैंने बोला, नेम इट एज डी। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अभी 10 मार्क्स क्वेश्चन है पर एक्चुअल बताऊं जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका 5 मार्क्स का भी नहीं है एक्चुअल बताऊं तो। ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, उससे आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इंडिया को KMFHC बोला हुआ है, इट मीन्स कि अगर हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो पैटर्न आप देखोगे I+2K आता है, यानी I के बाद J आता है, फिर K आता है, यानी कि एक J मिसिंग है इसमें, और फिर K आता है यानी +2। अगर मैं बात करूं IJK, हमें कितना स्किप करना पड़ रहा है, +1 +2, यानी कि +2 पोजीशन पे क्या आएगा, K आएगा। तो I के +2 पोजीशन पे क्या आएगा, K आएगा, और N के -1 पोजीशन पे M आएगा, मतलब कि MN होता है ना, यानी कि N से हमें पहले जाना, -1 में जाना है तो हम पहले जाएंगे। फिर D के बाद +2 में F आता है, फिर I से -1 में H आता है, फिर A+2 में C आता है। तो पैटर्न क्या है, +2 -1 +2 -1 +2, ये पैटर्न सेम ऐसे चलता जाएगा +2 -1 का। तो अब हमें अमेरिका में वही पैटर्न यूज करना है क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि अमेरिका में क्या पैटर्न यूज किया जाएगा। सो इन दैट कंडीशन अमेरिका A आपका +2, ये आ जाएगा यहाँ पे, +2 में क्या होगा A, सीधी सी बात है, सेकंड पोजीशन B को छोड़कर C आ जाएगा, और M से एक पहले क्या आएगा, L आएगा। E के +2 में क्या आएगा, EFG, F को स्किप करेंगे, G लिख देंगे। R माइनस यानी OPQR, Q के बाद R आता है तो -1 Q हो जाएगा। IJK, J स्किप करेंगे, K लिखेंगे। C के पहले क्या आता है, एक B आ जाएगा, और A के +2 क्या आएगा, C आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, CLGQKBC। ये आपका क्या है, 21 का आंसर है जो कि 10 मार्क्स का है, तो आप इजिली 10 मार्क्स गेन कर सकते हो इस क्वेश्चन से। ओके क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 भी आसानी है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन RMC से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस से 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर कर लोगे आपको 80% क्वेश्चन इसमें सेम आए हुए हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ये एक सिलेंडर है, 20 सेंटीमीटर का हाइट है, एक लेवल लगा हुआ है उस पर 16 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम है और 2 सेंटीमीटर नीचे से कम है। इट मीन 16 सेंटीमीटर की हाइट की लेवल लगी हुई है। डायमीटर आपको 14 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया पूछा, क्या पूछा हुआ है, हाँ सरफेस एरिया ही पूछा हुआ है। सरफेस एरिया यानी कि सिंपली कर्व सरफेस एरिया, CSA पूछा हुआ है इसका, CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πRH होता है। क्या होता है, 2πRH, ये मैंने लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे रख दिया मैंने, पाई की वैल्यू रख दी, R जो हमारा 7 होगा बिकॉज डायमीटर 14 है, तो रेडियस 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर होगा, और हाइट हमारी 16, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या ये आपका सरफेस एरिया ऑफ लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 कहता है, एट व्हाट रेट पर्सन सिंपल इंटरेस्ट विद सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5/3 ऑफ इटसेल्फ इन 6 years।
बच्चों क्वेश्चन बस थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको इसमें, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर मैं समझा दूंगा तो आप इजिली कर लोगे इसको। एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब रेट परसेंट पूछा हुआ है तो मैंने सिंपली रेट परसेंट, रेट पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अमाउंट दिया हुआ है इटसेल्फ का 5/3 हो जाता है, यानी कि 5/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जो पैसा लिया हुआ है या जो पैसा दिया हुआ है एक्चुअल अमाउंट उसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल, यानी 5/3 ऑफ प्रिंसिपल। और टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर्स और 2/3, सॉरी 6 ईयर्स एंड 8 मंथ। तो पहले 8 मंथ को हम कन्वर्ट करेंगे, तो 8 मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगता है वो ईयर पे लगता है, ना कि मंथ पे, डेज पे कभी नहीं लगता। तो हम हमेशा पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 2 जा 4 3 यानी 2/3, यानी 6 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स, दैटली हम बोल सकते हैं 20/3 ईयर्स बोल सकते हैं। आप ऐड कर दोगे ईयर को तो आ जाएगा, सिंपली आप दे सकते हो 6 ईयर्स को 2/3 ईयर्स को ऐड करोगे तो 20/3 ईयर्स आ जाएगा। और डायरेक्टली आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो 6 2/3, इसको हम बोल सकते हैं 820/3, सीधे सीधे से, जरूरी नहीं है इतना प्लस करके शो करवाओ। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट प्रिंसिपल बी एक्स। अब हम प्रिंसिपल को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो अब प्रिंसिपल हर जगह लिखेंगे तो क्वाइट डिफिकल्ट होगा हमारे लिए सॉल्व करना। सो हमने एक्स अज्यूम कर लिया। सो प्रिंसिपल बी एक्स, अमाउंट इज इक्वल टू 5/3x। ओके, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि हमें पता है। सो हमने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। और 5, तो हमारा एस आई क्या आ जाएगा, अमाउंट हमारा 5/3x आ जाएगा, और प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा एस आई 2x/3 आएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला में यूज करना है। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब P x है, R नहीं पता है, टाइम 20/3 है, तो 3 हमने नीचे रख दिया, सॉल्व कर दिया। 3 से ये 3 कट आएंगे, दोनों डिनोमिनेटर में है, घर जाके न्यूमरेटर होगा तो ऑलरेडी कट आएगा फ्रैक्शन। और 2 10 या 20 हो जाएगा, यानी कि रेट परसेंट हमारा 10% ही बचेगा। क्या बचेगा, 10%। अगर हमारा रेट 10% और टाइम हमें इतना दिया हुआ है, तो हमारा जो अमाउंट है वो 5/3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 24। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। एक कार की प्रेजेंट वैल्यू है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज इज देयर। इफ 10% डिप्रिसिएशन एवरी ईयर इज हैपनिंग, इट मीन 10% उस कार की वैल्यू घट रही है। तो आप 10% पहले निकाल लो, फाइंड आउट 10% ऑफ कार प्राइस। सो 50,000 का 10% क्या हो जाएगा, 5,000, सिंपली यू ऑल नो दैट। अब उसके बाद 50,000 में 5,000 जाएगा, यानी कि एक साल बाद उसकी वैल्यू क्या बचेगी, तो 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000 बचेगी, 5,000 कम हो जाएगा। अब 5,000 कम होने के बाद 45,000 बची, तो उसके अगले साल फिर वही 10% कम हो जाएगा, यानी 45,000 का 10% क्या हो जाएगा, आपको पता है 10% कम होगा तो 4,500 बचेगा। तो 4,500 जब बचेगा आपका कम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी उसके बाद 2 साल बाद, तो पहले 45,000 माइनस 4,500, यानी कि 40,500 बचेगी, जो कि 2 साल बाद होगी। आप और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर डायरेक्टली मुझे बहुत आसान लगा इस तरीके से समझाने का, कि पहले 50 आएगा, 10% कम करके 5,000 कम करके 45,000 आ गया, और 45,000 में फिर हमने 10% कम कर दिया, तो 4,500 को हमने माइनस कर दिया उसमें से, तो 40,500 आ गया। तो 24 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये 10 मार्क्स के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा पिछला आरएमसी का रिकॉर्ड रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरएमसी में पिछला रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आए हैं, और अभी क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं। सो अच्छी बात है, बच्चों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं मैं, P is to Q is equal to 1 1/2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और 7/2 कर दिया इसको। ओके, P is to Q is equal to 3/2 is to 4/7/2। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में पहले डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा P/Q के फॉर्म में, डायरेक्टली डिवाइड के फॉर्म में 3/7 आ जाएगा। ये हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे इसको आसानी से थोड़ा करने के लिए। और यहाँ पे Q is to R है, ये R गायब कर दिया मैंने, यहाँ पे Q is to R है, Q is to R is equal to 3 is to, अब ये 4 थी 12, 12 plus 2 14। आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट आना चाहिए, अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। और मैंने जस्ट 3 को सिंपली 3/1 लिख दिया, क्योंकि हम एज रेशनल नंबर के फॉर्म में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो 3/1 लिख दिया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर मैंने Q/R किया और इसको फिर से डिवाइड कर लिया, क्योंकि रेशियो है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या, और 9/14 आ गया, क्या आ गया 9/14। तो जब 9/14 आया, Q/R इक्वल टू 9/14 आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, इस Q को, क्योंकि हमें रेशियो में क्या निकालना है, हमें P is to Q is to R निकालना है, Q is to R निकालना है, तो हमें इस Q को कॉमन रखना है दोनों में।
जो क्यू कॉमन रखना है, इट मीन्स कि अगर एक क्यू में 7 है और एक क्यू में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखो, हम नाउ वी हैव टू मेक वैल्यू ऑफ क्यू सेम। तो हमें सबसे पहले 9 7 जा क्या होता है 63, यानी कॉमन मल्टीपल क्या है इनका 63 है। तो हमें 63 लाना है, क्या लाना है 63। तो मैंने कैसे 63 लाया हुआ देखिए आप, पी बाई क्यू में हमने ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 9 तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं फ्रैक्शन में। सो 9 3 27, 7 9 63 एंड क्यू बाई आर में हमने एक जगह 9 से मल्टीप्लाई किया जिसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू 9 टू 7 63, 14 टू 7 98। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 63 है और यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 63 है, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, अब सेम हो जाएगा 27:63:98, जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 27, क्योंकि क्यू की वैल्यू सेम है दोनों में, तो हमने डायरेक्टली रख दिया पी की वैल्यू 27, क्यू की वैल्यू 63 और आर की वैल्यू 98 रख दी। अब हम एक काम और करेंगे, बिकॉज हमारा दूसरा चीज पूछा हुआ है यहाँ पे कि आर इज टू पी की वैल्यू क्या होगी। सो हम यहाँ पे ये देखेंगे पी बाई क्यू और क्यू बाई आर, क्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू जो आपस में कट जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए 27/63 इंटू 63/98, तो ये कट गए 27/98 जो हमारा बच जाएगा, और इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे 98:27 हो जाएगा। जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, बिकॉज हमें पी इज टू आर नहीं, आर इज टू पी पूछा हुआ है, तो हमने जस्ट उल्टा कर दिया। तो आर इज टू पी 98:27 हमारा रेशियो आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। टैबलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। बहुत इजी क्वेश्चन है। टैबलेट करना मतलब टेबल टाइप का फॉर्म बनाना है, तो इसलिए मैंने टैबलेट कर दिया यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ 210, पहले 5 मीटर क्लॉथ 210 रुपीज है, तो 1 मीटर क्लॉथ सिंपल सा हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है, तो हमें 210/5 यानी 42 रुपीज आ जाएगा। यहाँ रुपीज का सिंबल ऐड कर दो। रेट पर मीटर, अब रेट पर मीटर क्या होगा 42 रुपीज, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब जो भी क्वांटिटी दी हुई, जैसे लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, रेट हमारा 42 फिक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो 42 टू 84 आ जाएगा। फिर रेट 42 है, कितना मीटर क्लॉथ है 4 मीटर, फिर मल्टीप्लाई कर दो 168 आ जाएगा। फिर 42 रेट है, 10 मीटर क्लोथ की बात करूंगा तो 420 आ जाएगा रेट। फिर 42 रेट है, 13 मीटर क्लोथ है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके 46 आ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा, हमने टेबलेट कर दिया है यहाँ पे, टेबल के फॉर्म में शो कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं सब। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्टी फाइंड कर सकते हो, पर उम्मीद है बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें कौन सा समझ है 29 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एनालिसिस करना है, ट्रायंगल कौन सा है। आप देखोगे जब आप 20 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, आप ये देखोगे यहाँ पे ये 20 का जब स्क्वायर करोगे, आप 20 का स्क्वायर करोगे और 21 का स्क्वायर करोगे, तो ऑटोमेटिकली 29 का स्क्वायर आएगा। यस, इट मींस ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आप जानते हो ये किस कंडीशन में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। जब आपको पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, हाइट दिया हो, हाइपोटेन्यूज दिया हो, तो आपको पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरियन थ्योरम पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो आपको पी स्क्वायर यानी कि पी मतलब 20 का होल स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, सो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है 29 सेंटीमीटर, और उसका जो अल्टीट्यूड आएगा उसकी हाइट बतानी है आपको, अल्टीट्यूड की। ये अल्टीट्यूड है ना। तो बच्चों सबसे पहले हमें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, हाफ बेस 20 और हाइट 21। अगर आप बेस, और जरूरी नहीं है कि आप 20 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई करना है तो बेस अगर 21 ले लो, हाइट 20 ले लो, तो भी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। और अब बात करते हैं कि अगर हम ट्रायंगल का नजरिया बदल दें, अगर क्योंकि अल्टीट्यूड ये है और 90 डिग्री है, यानी कि आप देख सकते हो ये भी एक अगर ट्रायंगल ही है, अगर मैं इसको बेस मान लूं, क्या मान लूं बेस, तो हाइट क्या होगी, ये हाइट हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पे ही है, तो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द बेस। अल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री पे ये खड़ा होता है। सो ये आपका 90 डिग्री पे, यानी बेस हाइट ये हो जाएगा। तो मैंने वही किया, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग एल्टीट्यूड एज हाइट। जो एल्टीट्यूड है उसको अगर हम हाइट अज्यूम कर लें तो क्या आएगा, हाफ
बेस हमारा 29 इंटू एल्टीट्यूड 210 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 14.483 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें बस समझना था एक, क्योंकि एरिया क्या होगा सेम ही होगा। आप बोलोगे सर एरिया कैसे सेम आएगा, तो भैया ट्रायंगल तो वही है ना। आप पहले ये वाला हाइट ले कर रहे थे, इसको हाइट बनाई कर रहे थे, और फिर बाद में इसको हाइट बनाई कर रहे हो, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। ओके, एरिया सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आरएमसी में। आरएमसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो प्लीज प्रीवियस ईयर को फॉलो करो। नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पूरा खत्म कर दो, लास्ट 10 ईयर्स के। Calculate the area of a triangle whose sides are 29 centimeter, 20 centimeter, and 21 centimeter. Okay. Hence, find the length of the altitude corresponding to longest side. ये तो हो चुका ना। हाँ, क्वेश्चन 28 देखो, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। देखो सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है, थोड़ा खतरनाक क्या, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो ये मिड पॉइंट पे है यहाँ पे, तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये P है और ये S है और ये R है और ये क्या है हमारा Q है। अब ध्यान से देखो, PST इक्वल टू TSR। PST क्या है, PST मतलब ये, और TSR क्या है, TSR मतलब ये दिया हुआ है बिकॉज ये बाइसेक्टर है, इसलिए दिया हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉरी ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है ये। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, PTS। PTS मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल होगा, जस्ट बिकॉज पैरेललोग्राम है अगर, और ये लाइन अगर एक ऐसी है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया और इक्वल टू प्रूफ कर दिया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। इट मीन्स अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड हो गई। तो मैंने वही शो कर दिया है, PT इक्वल टू PS। ये PT इक्वल टू PS अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंड PT इक्वल टू QT, और हमें ये भी दिया हुआ है PT इक्वल टू QT होता है। क्यों होता है, जस्ट बिकॉज हमारा ये मिड पॉइंट है T, तो मिड पॉइंट है T, तो PT और TQ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बच्चों चीज ध्यान से देखो, अगर ये दोनों आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज हमने इक्वल कर दिया PS और PT, तो PS इक्वल टू QR भी तो होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है PT इक्वल टू PS एंड PS इक्वल टू QR, अपोजिट साइड। तो PS इक्वल टू QR होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं PT इक्वल टू QT इक्वल टू PS इक्वल टू QR, मतलब चारों साइड इक्वल होंगे, PS PT और QT और QR इक्वल होंगे चारों। तो हम कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि ए पॉइंट जो पूछा हुआ QR इक्वल टू QT, यस QR इक्वल टू QT, जो हमने प्रूफ कर दिया पॉइंट 1 से। अब सेकंड प्रूफ करना है RT बाइसेक्ट्स R। उसको प्रूफ करने के लिए आप देखो ध्यान से, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, जस्ट बिकॉज अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल टू ये आइसो, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला, ये इक्वल टू ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर का, क्योंकि अगर दोनों पहले साइड दिए हुए हैं अगर, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो अब आप ये भी देख सकते हो, ये भी इक्वल हो गया, सेम वही मैं प्रूफ करूंगा नीचे, आप देखिए ध्यान से। QRT इक्वल टू QTR, angle QTR is equal to SRT, तो alternate interior angle, therefore we can say angle QRT is equal to angle QRT। देखो क्या QRT कहाँ दिया हुआ है, QRT ये वाला एंगल is equal to angle SRT, एंगल SRT, so RT bisects angle R। ये प्रूफ कर दिया हमने। ओके, अब सिंपल सी बात है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे का रूल बता देता हूं मैं आपको क्या करना है आगे के लिए। कलर चेंज करते थोड़ा सा। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो साइड है, ये पूरा एंगल की बात करूं और ये पूरे एंगल की बात करूं पैरेललोग्राम में, आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री होता है। यस और नो, बिकॉज अगर ऐसे बात करो, ये पैरेललोग्राम अगर है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, और टोटल 360 आ जाएगा, बिकॉज ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ओके, तो आप यहां देख सकते हो नीचे, एंगल PST इक्वल टू TSR, QRT इक्वल टू TSR, एंगल QRS प्लस एंगल PSR। फिर से मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं आपके
एफर्ट्स के लिए देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ, पी क्यू आर एस लिखा हुआ है। सो पी क्यू आर एस, ओके, ये सेम ऐसे बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टी है। चलिए तो देखिए ध्यान से, अब क्यू आर एस प्लस पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। पी एस आर इक्वल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, और इनको अगर हमने बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया इन दोनों एंगल्स को, सो मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड कर देंगे, जिससे हमें आधे काम है, जस्ट बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल के अंदर के पार्ट को फाइंड करना है। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा रब कर दूंगा ऐसा। देखिए ध्यान से, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एस टी आर और एंगल टी आर एस। तो ये आपको फाइंड करना है। अगर ये दोनों फाइंड करना है हमें, तभी तो हम फाइंड करेंगे कि नीचे जो एस टी आर है यानी कि एक्स की जो वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आप जब हाफ बोथ साइड करेंगे तो आप देखिए ध्यान से, एंगल क्यू आर एस का हाफ, क्योंकि या तो एंगल ये ले लो आप या तो एंगल ये ले लो, तो मैंने क्या ले लिया, एंगल अंदर वाला एंगल ले लिया, और सेम एटिस हमने क्यू आर एस का भी हाफ यही ले लिया। क्या ले लिया, एंगल एस आर टी ले लिया। देखिए ध्यान से, एस आर टी बोलिए टी आर एस बोलिए, आ गया। और 180/2 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल एस टी आर, अब बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल को आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो इन दैट कंडीशन एंगल टी एस आर प्लस एंगल आर टी एस प्लस एंगल टी आर एस, यानी कि इन तीनों एंगल की बात कर रहा हूं, जो मैं बताऊं आपको, मैं इन तीनों एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और हमें पता है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो थर्ड वाले क्या बचेगा। अब देखो ध्यान से, अगर हमें दो एंगल का सम दिया हुआ 90 डिग्री, तीसरा एंगल क्या बचेगा, तीसरा आरटीएस जो बचेगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 एंड दैट इज 90 डिग्री बचेगा। हेंस प्रूव दैट कि हमारा जो एस टी आर है एंगल, वो एस टी आर बोलो या आर टी एस बोलो, एस टी आर और आर टी एस बोथ आर सेम बेटा। सो क्वेश्चन में दिया हुआ एस टी आर, तो दोनों जो एंगल हैं हमारा जो सेम है, तो ये 90 डिग्री ही होंगे। जो ये बीच वाला एंगल है, ये वाला जो आप ऊपर दे सकते हो, ये एंगल जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी 90 डिग्री आएगी। ओके, कैसे प्रूफ किया हमने, सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, हमने पहले प्रूफ किया कि जो चारों साइड्स हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों इक्वल हैं, जिससे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि आइसोसेलेस से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और हमें अल्टरनेट से ये पता चला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये भी बाइसेक्टर है, ये पता चल गया। जब बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है, तो इनका एंगल का हाफ और इनके एंगल का हाफ का सम अगर 180 डिग्री, पहले इनके एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, तो इनके हाफ एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और हाफ एंगल को हमने कंसिडर किया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो हमारा 90 डिग्री आया, यानी कि इन दोनों का सम एंगल का 90 डिग्री आया। तो तीसरे एंगल का, ट्रायंगल का जो एंगल आएगा 180 माइनस 90 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री ही आएगा। अंडरस्टूड, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा, क्वेश्चन 28। और क्वेश्चन 29 मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 11 से सिमिलर था, सेम ही क्वेश्चन था, तो उसको हमने वहीं पे सॉल्व कर दिया। एंड क्वेश्चन में लास्ट दैट इज 30 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हो 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मेल्टेड टू मेक अ न्यू क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। देखो, सरफेस सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल सम क्यूब्स से क्या बनेगा, अगर हम सारे वॉल्यूम निकाल लें क्यूब के, तो तीनों को ऐड करके जो हमारा न्यू क्यूब बना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वो क्या है, वी मान लो, बड़ा वाला वी, वो क्या होगा, तीनों वॉल्यूम को जब हम ऐड करेंगे तभी तो आएगा। तो हमने पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एच क्यूब होता है, तो एच क्यूब कर दिया हमने। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 216 आएगा, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब होगा। अब जो लार्ज क्यूब बना है, लार्ज मेल्टेड क्यूब बना है, जो मेल्ट करके क्यूब बना हुआ है, क्यूब फॉर्म्ड, सो उसका जो वॉल्यूम है 216 है, तो आपका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 6 एच स्क्वायर, एच को मैं ए लेता हूँ, 6 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एच क्यूब, यानी कि
ए क्यूब इक्वल टू 216, तो ए क्या आ जाएगा, क्यूब रूट निकाल लो 216 का आप, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। तो हमारा जो क्यूब है, क्यूब का जो एज आया वो 6 आया है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी अगेन 216 ही आ जाएगा। सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू एज का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वे हमने ऑल 30 क्वेश्चन बहुत ही जल्द सॉल्व कर लिया। ओके, ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स में सॉल्व कर लिया आई थिंक, या उससे कम ही में ही सॉल्व कर लिया। बट कंडीशन इज दैट कि अब इस तरह क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन इजी थे, अच्छा था पेपर ये हमारा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आए। पर कंडीशन इज दैट कि अगर इस तरह क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है तो आपको आर डी शर्मा सबसे पहले करना है, और सेकेंड थिंग आपको जो लास्ट 10 ईयर्स या 11 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स के जो अभी आप तक के जो मैं हमारी बुकलेट्स है जिसमें जून 2023 तक मिल रहा था या दिसंबर 2023 तक मिल रहा था, अब हमारे जो पेपर्स हैं कल सुबह से अपलोड हो जाएंगे जून 2024 तक के। तो अगर आप दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हो तो इन बुक्स को जरूर आप परचेस करो। जरूरी नहीं आप एक बुक्स लो, जहां भी आपको 10 ईयर्स या 11 ईयर्स की बुकलेट मिल रही है लेटेस्ट टू टिल 10 ईयर्स, तो आपको लेटेस्ट मतलब जून 2024 तक मिल रही है, या फिर तो आप मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के आप जरूर ऑर्डर करो और उससे पढ़ाई चालू करो। पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपके जो मार्क्स हैं इंप्रूव होंगे नेक्स्ट एग्जाम में। या अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है तो आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको और भी स्टडी मटेरियल शो कर देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस करके आप अच्छा कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये आपका प्रैक्टिस शीट्स है। ये आरएमएस आरएमसी के सील पैक पेपर्स हैं जो हमने फॉर्म किए हुए हैं आप बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। जैसे कि आपके अभी आरएमसी में जो पेपर आया सेम एट सेम पैटर्न पे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंस्ट्रक्शन भी वैसे ही दिया हुआ है। पार्ट ए कंटेंट 20 क्वेश्चन, पार्ट बी कंटेंट, जैसे आप देखो यहाँ पे पार्ट ए कंटेंट 20 क्वेश्चन, पार्ट बी कंटेंट 10 क्वेश्चन, यूजर कैलकुलेट प्रोवाइडेड, सेम एट सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रेडी किए गए हैं हमारे। मैथ्स के 10 पेपर्स हैं, इंग्लिश के 10 पेपर्स हैं, जीके के 10 पेपर्स हैं, अराउंड 30 पेपर्स बनाए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और 30 सील पेपर्स जो बनाए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप प्रैक्टिस करके एग्जाम को अच्छे से एनहांस कर सकते हो। मैंने ये नोटिस किया है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो हमारे मटेरियल्स लेते हैं वो सॉल्यूशन ज्यादा परचेस करते हैं ना कि प्रैक्टिस पेपर्स। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस पेपर्स पे ज्यादा फोकस करो, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस पेपर्स आपको न्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चन है ये जो हमारी टीम ने सालों से रेडी किया हुआ है, और पूरे लेटेस्ट पैटर्न्स हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड पैटर्न है, पूरे लेटेस्ट बेस्ड हैं। अगर आपके पास लॉजिक मैथ्स के क्वेश्चन आते तो लॉजिक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस बार लॉजिक मैथ्स क्वेश्चन नहीं हो सकता नेक्स्ट टाइम आ जाए। सो पूरे क्वेश्चंस जो हैं इसमें लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। आप देख सकते हो आरएमसी दिसंबर 2018 के भी क्वेश्चन कुछ इसमें इंक्लूडेड हैं। और एक क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर डिविडेड बाय ईच नंबर 6, 9 and 15। देखो ये पहला ये शायद पहला शीट है, ये पेपर 1 है। आप देखो आरएमसी जून 2019 में, आरएमसी दिसंबर 2017 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेपर्स को पूरे एनालिसिस करने के बाद, इवन प्रीवियस ईयर्स को कंसिडर करने के बाद, देखने के बाद इन पेपर्स को तैयार किए गए हैं। जितनी बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए बताए गए हैं कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आ सकते हैं, ये भी आपको एस्टिमेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके का आप प्रैक्टिस पेपर से ऑर्डर करो। और अगर आप तैयारी नहीं चालू, न्यू स्टूडेंट हो, आप चालू स्टार्ट करना चाहते हो तैयारी, तो आपको कंप्लीट पैकेज लेना चाहिए। जैसे कि कंप्लीट पैकेज में आप देख सकते हो मैथ्स, इंग्लिश, जीके की सॉल्यूशन बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सील पेपर्स जो 30 सेट सील पेपर्स मिलेंगे, उसे सॉल्यूशन बुकलेट मिलेगी। इवन आपको जो आरएमसी का जो मैथ्स का वर्कबुक आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए। आरडी सम आप करते हो, आरडी सम आपको अलग से रखनी है। उसके अलावा ये वर्कबुक आपको करनी है। आरएमसी की एक बेसिक इंग्लिश की बुक आपको मिलेगी। पहले आपको इंग्लिश एडवांस आती है आरएमसी में, तो पहले एक बेसिक इंग्लिश आपको जो 6-7 तक लेवल तक रहेगी, फिर एक एडवांस इंग्लिश मिलेगी आपको आरएमसी इंग्लिश। इस बुक से आप एडवांस इंग्लिश क्रैक कर सकते हो। जैसे आपका राइटिंग सेक्शन में दिक्कत आता है, आपको रीडिंग सेक्शन में दिक्कत आ रहा है, आपको ग्रामर, हायर ग्रामर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, जो क्वेश्चंस आते हैं, वॉइसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजीली समझाया हुआ है। प्लस में प्रैक्टिस शीट्स दी हुई हैं जो आपको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक कि जीके के नोट्स पूरे दिए हुए हैं आरएमसी के, जीके के नोट्स। बस आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे, पर आपको करंट अफेयर्स अगर आप हमसे उम्मीद करते हो, आप हमें मैसेज करते हो, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स। और आपको प्लानर मिलेगा यहाँ पे, यस प्लानर, आरएमसी प्लानर,
स्ट्रेटजी टू लर्न, पूरे 6 महीने का प्लान मिलेगा कैसे आप अपनी तैयारी करो जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पहले कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बाद कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बाद कौन से पेपर्स करने हैं, ये सारा आपको स्ट्रेटजी इस प्लानर में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट ये मार्केट की गाइड है आपकी, एक आरएमसी गाइड। जस्ट बिकॉज ये गाइड इसलिए दी हुई है बिकॉज अरिहंत की है, और बेसिक अगर बच्चे करना चाहें तो सबसे पहले सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इस गाइड को पढ़ें और इस गाइड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ये एक्स्ट्रा बुक है जो कम अमाउंट में मिल जाती है, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। ओके, इस सारे पैकेज को आप परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, और अपने एग्जाम को जो दिसंबर में अगर आप देने वाले हो तो उसको अच्छा बनाओ, बेस्ट बनाओ और एग्जाम को क्रैक करो। ओके, उम्मीद है आज के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर जो किसी में डाउट है अगर आपको, तो नीचे आप मैसेज कर दो, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ओके, चलते हैं फिर, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं आपको और भी आरएमसी से रिलेटेड चीजें लाते रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगी। ओके, चलिए बाय बाय।